नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। किसान पर सियासी कोहराम। जी हां, बीजेपी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया था, लिहाजा इस मुद्दे पर सियासत तन गई है क्योंकि 2022 को एक साल का वक्त बचा है। वो साल चुनावी भी है। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल दावा कर रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। 3 साल में 300 से ज्यादा सुधार किए गए हैं, मगर कांग्रेस इन दावों को खोखला बता रही है। ऐसे में सवाल यह है कि किसके दावे में कितना है दम, और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या 2022 की सियासत किसान के इर्द गिर्द ही घूमेगी। आज उत्तराखंड की आवाज में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे पैनल में, उनसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए ये बयान। आखिर इतने वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद उनका यह कहना है कि सारी कागजों में बन रही है, तो अपने समय बताएं कि आखिर कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या पॉलिसीज बनाई थी। कम से कम 100 रिफॉर्म तो 3 वर्षों में हमने उत्तराखंड के अंदर किए। और मैंने आपसे कहा कि सबसे पहला यह है कि संदेश होना चाहिए कि सरकार किसान के साथ फ्रेंडली है, दोस्ताना है, और ये संदेश देने में हम सफल हुए। यही कारण है कि आज के तमाम लोग जो प्रवासी भी लौट के आए हैं, हमारे जो वापस लौट के आए हैं अपने अपने प्रवास छोड़ के अपने मूल राज्य में, वो लोग भी खेती के माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत करना चाहते हैं। कौन से 300 रिफॉर्म जो रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, कौन से भी हमें तो पता नहीं चल रहा। और कौन सा किसान जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, ये भी बता दें। किसान तो हम भी है, मुझे तो कुछ ऐसा नजर आया नहीं है। ये सरकार जो है पूरी की पूरी सरकार जुमलेबाजी करने का काम कर रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी और यहाँ पे त्रिवेंद्र जी और अब सुबोध जी उसमें सम्मिलित हो गए। तो सुना आपने, बयान आपने सुन लिए हैं, और कांग्रेस बीजेपी के दावे से इत्तेफाक नहीं रखती है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेश जोशी प्रवक्ता है बीजेपी से, और कुछ देर में कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सुरेश जोशी जी, स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। सवाल यह है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है आपको 2022 तक। 2021 पूरा बाकी है, 1 महीना 2020 का भी बचा हुआ है, लेकिन 2022 के शुरुआती 3 महीने में चुनावी वक्त आ जाएगा। मार्च में लगभग चुनाव होने हैं, फरवरी में। तो ऐसी स्थिति में समय तो ज्यादा रहा नहीं है। अब कांग्रेस कह रही है कि आपने जो रिफॉर्म किए वो तो उसको नजर नहीं आ रहे हैं, तो किसानों की आय दोगुनी कैसे हो रही है फिर? सुरेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आपसे दोबारा संपर्क करते हैं और खबर आपको एक बार फिर से बताते हैं ताकि आप इस मुद्दे से और जुड़ सकें और बात कर सकें कि आखिर किसानों को लेकर ये आरोप प्रत्यारोप की इसे राजनीति कहा जाएगा या वाकई में हकीकत है। जो चिंता जाहिर की जा रही है राजनीतिक दलों के द्वारा सरकार की तरफ से, प्रीतम सिंह के आरोप है कि सरकार केवल कागजों में ही बदलाव कर रही है, सरकार जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं कर रही है, ना ही ये बदलाव नजर आ रहा है। किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, ये प्रीतम सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उत्तराखंड में, इनका कहना है। ना ही किसानों की आमदनी बढ़ रही है। सरकार क्या कहती है वो भी जान लीजिए। किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई काम किए गए हैं। 3 साल में 300 से ज्यादा सुधार किए गए हैं और कृषि कानूनों में सुधार लाया गया है, ये सरकार का दावा है। ऑर्गेनिक एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खेती को बढ़ावा दिया गया है ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। सब्सिडी पर कृषि यंत्र भी किसानों को बांटे। और एक बार फिर से सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। सुरेश जोशी जी, सवाल मेरा वही है कि प्रयास आपके कांग्रेस को तो दिखते नहीं है। कांग्रेस चलो एक तरफ रख भी देते हैं, लेकिन क्या आप भी ये मानते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो रही है सरकार के प्रयासों से? देखिए विवेक जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी सर बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। साथ ही
जो विषय आपने, जो प्रश्न, मुझे तो पहले भी आ रही थी आपकी आवाज, आपने शायद भी पहुंची होगी। जी जी जी। जो प्रश्न आपने खड़ा किया प्रीतम जी के, आदरणीय अध्यक्ष जी कांग्रेस के, उनके बयान को भी मैंने सुना। वो कहते हैं कि जो 300 रिफॉर्म्स इस प्रदेश में हुए वो तो मुझे कहीं नहीं दिखे, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रीतम जी जो है राजनीतिक किसान हैं। अगर वो वास्तविक किसान होते तो उनको रिफॉर्म भी दिखते, उनको अपने खेतों की खेती भी दिखती, और उस उत्पादन को कैसे बेचा जाता है, कैसे सवारा समझाया जाता है, वो भी दिखता। देखो, मैं बहुत संक्षिप्त में 2-3 बातें कहूंगा। जिस दिन से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उस दिन से सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपने एक देखी होगी कि खाद और बीज की कालाबाजारी का कोई भी समाचार इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर न किसी मीडिया में दिखाया गया होगा, न किसी प्रिंट मीडिया ने छापा होगा। क्योंकि इस सरकार के आने के बाद सबसे पहला हमने जो स्टेप उठाया था, तो वो स्टेप उठाया था कि भाई जो खाद की, बीज की कालाबाजारी होती है, उसको किसान के लिए सबसे मतलब विनाशक को एक तरह से मैं कह सकता हूँ था, उसको हमने रोका। अब रिफॉर्म की बात कर रहे हैं भाई, 1,34,000 करोड़ रुपया 20 और 21 का बजट भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में रखा। मुझे लगता है कि इन 70 वर्षों में इतना भारी भरकम बजट कभी नहीं रखा गया होगा जो इस सरकार ने रखा, और उसका जो अंश है वो उत्तराखंड सरकार को भी उसी रूप में मिला जैसे संघीय व्यवस्था के तहत अन्य प्रदेशों को मिला है। अब जहां तक देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे, तो मैं एक एक करके अगर विषयों में आऊंगा, तो ये सरकार बनने के बाद जो हमारे छोटे किसान थे, हमने छोटे किसानों को जो उनकी जो दिक्कतें थी, उनकी दिक्कतों के समाधान के लिए हमने 1 लाख रुपए तक का ऋण उनको सिर्फ 1% ब्याज पर सहकारी बैंकों से उनको 1 लाख रुपए का ऋण देना प्रारंभ किया। उनको जो खेती के यंत्र थे, कृषि यंत्र थे, वो यंत्र हमने जो है श्रम विभाग के थ्रू वो यंत्र हमने उनको देने शुरू किए। उसके साथ साथ ही जो उनको बीज था, खाद था, उसको देना शुरू किया, और उनके प्रोडक्शन को, जो उनका माल जो उत्पादित कर रहे थे, उसको मंडियों में लेकर के विदिन 15 डेज या 1 वीक की भुगतान का सिस्टम हमने इस प्रदेश में शुरू किया। कि ये तमाम चीजें जब हमने शुरू की, तो निश्चित तौर पर जो आज हम कह रहे हैं, ये अभी जो कृषि मंत्री जी हमारे बोल रहे थे कि हम किसानों की आय को दुगुना कर रहे हैं, या करा दिया है, या करने जा रहे हैं, ये सब विषय उसी से रिलेटेड है। ये सारे विषय किसान से रिलेटेड है। इन विषयों को सुरेश जोशी जी, देखिए, सरकार के प्रयास अगर किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में होंगे तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रयास करें और किसानों को कोई फर्क ही ना पड़े, उनकी आय में कोई बढ़ोतरी ही ना हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अशोक दलवई की रिपोर्ट, जिनकी समिति में ये सिफारिश की गई थी कि 2022 तक कैसे किसानों की आय दोगुनी हो, दरअसल ये सपना देखा है प्रधानमंत्री ने 2016 में। 4 साल गुजर चुके हैं, हालांकि आपकी सरकार को अभी 3-3.5 साल ही हुए हैं, अभी पूरा टेन्योर नहीं हुआ है, लेकिन मैदानी किसान और पहाड़ी किसान, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उस सिफारिश में जो बातें हैं वो भी मैं आपसे करूंगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर हमें आय दोगुनी करनी है तो पहाड़ को लेकर क्या व्यवस्थाएं होंगी? आपने जो बातें कही कि ऋण आपने 1% दिया, आपने खाद बीज की कालाबाजारी रोकी, ये तो वो व्यवस्था है जो किसानों को चाहिए, और पहले से ही व्यवस्था थी, लेकिन कुछ अधिकारियों और सरकार की लापरवाही की वजह से यदि कालाबाजारी हो रही थी तो किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा था। नया क्या है जिससे किसानों को वाकई में आय उनकी दोगुनी होने जा रही है? देखिए विवेक जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आपने पर्वतीय क्षेत्र की बात की है, पर्वतीय क्षेत्र में जो खेती है वो विस्तृत रूप में गेहूं है, चावल है, जौ है, चना है, बाजरा है, या इस तरह की खेती यहाँ पर कंपेरिजन उधम सिंह नगर और हरिद्वार के कम होती है। हमारे यहाँ सब्जी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, कैश क्रॉप्स जिसको हम कह सकते हैं, फल पत्तियां हमारी बहुत अच्छी हैं, फलों का हमारा बहुत अच्छा वो है। तो इसमें जो है कि एग्रीकल्चर में अगर आप देखेंगे, एग्रीकल्चर के पार्ट को देखेंगे, तो उसमें जो है कि जो किसान है, देखो हम पहाड़ के हिसाब से, पर्वतीय क्षेत्र के हिसाब से जो फल पैदा करता है उसको भी हम किसान की श्रेणी में, फल पत्ती है तो फल का किसान है, जो सब्जी पैदा करता है, कैश क्रॉप का काम करता है, वो भी किसान है, जो फ्लोरिकल्चर का काम करता है वो भी किसान है, और जो हर्बल स्टेट पे काम कर रहा है वो भी किसान है। यानी
ये जो अलग अलग टाइप का काम पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तरकाशी से लेकर के चंपावत तक के जो हमारी हिमालयन बेल्ट है, इसमें जो काम होता है, तो इस बेल्ट में आपको आज मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि इस सरकार के 3.5 वर्ष में कम से कम 20 से 25% सब्जी का उत्पादन की बढ़ोतरी इस काम पे, इस सरकार के बनने के बाद, ये छोटी छोटी व्यवस्थाओं के सुधारीकरण के बाद, छोटे रिफॉर्म्स के बाद हम 20 से 25% सब्जी का जो प्रोडक्शन हमारे पास जो उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी कि सब कुछ ठीक हो रहा है किसानों के लिए। लौट रहा हूं मैं सुरेश जी आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सूर्यकांत धस्माना जी, किसानों के लिए सरकार 300 के आसपास रिफॉर्म कर चुकी है ताकि आय दोगुनी हो। कांग्रेस को ये रिफॉर्म्स नजर नहीं आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 4.25 साल हो गए। 4.25 साल में जो ये दावे कर रहे हैं, 300 क्या है, 3000 बता दे, 3 लाख बता दे, कम है, ये तो जुमला पार्टी है, कुछ भी कह सकती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि राज्य में पहली बार 72 सालों में किसान ने आत्महत्या करी है। इन्होंने आंखों में पट्टी बांधी हुई है क्या? कानों में रुई ठूसी हुई है? इनको दिखाई नहीं पड़ रहा, सुनाई नहीं पड़ रहा किसानों की तकलीफ का? पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा पहली बार हुआ, पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ों में, उत्तराखंड में 72 वर्षों में पहली बार 1 दर्जन से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी। आप कह रहे हो हमने सुधार कर दिया। अरे प्रधानमंत्री आए थे 2017 के विधानसभा चुनाव में और जोर जोर से कह गए थे कि भैया डबल इंजन की सरकार बनाओ, डबल इंजन की सरकार आएगी तो हम उत्तराखंड के सारे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 4.25 साल हो गए, किसान देख रहा है कहाँ गए कर्जा माफ करने वाले, कहाँ गए हमारा भला करने वाले। 4.25 साल बीत गए, कर्जा आपने माफ किया नहीं, उल्टा प्रदेश के अंदर किसानों की आत्महत्या के मामले इतने आ गए। दक्षिण भारत में हम सुनते थे, महाराष्ट्र में हम सुनते थे, तमाम राज्यों में सुनते थे कि आत्महत्या हो रही। 72 वर्षों में पहली बार उत्तराखंड के लोगों ने देखा कि किसानों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। प्रदेश के अंदर किसानों का गन्ने का बकाया आप दे नहीं पा रहे हो। आप प्रदेश के अंदर राज्य के तमाम पर्वतीय क्षेत्र के किसान, जो असली किसान है, जो सीढ़ियों में काम करते हैं, जो ऐसी विषम परिस्थितियों में जहाँ खेती, टोटल जो खेती है उस खेती का 15% भी सिंचित नहीं है, भगवान भरोसे है, बारिश के भरोसे है। और वहां पहाड़ के किसान के जो समर्थन मूल्य कांग्रेस ने शुरू किया था, जो हमारी उपज थी पहाड़ की, पर्वतीय क्षेत्र की, आपने उस समर्थन मूल्य के हमारे जो हमने शुरुआत करी थी उसको ही आपने समाप्त कर दिया। आप कह रहे हो हमने 300 सुधार कर दिए, 400 सुधार कर दिए, 500 सुधार कर दिए। कहने में क्या जाता है? कहने में जवानी जवाब। ठीक है सूर्यकांत धस्माना जी, आपने जो बात कही है जवाब ले लेते हैं, शुक्रिया आपका। सुरेश जोशी जी, कई बातें सूर्यकांत धस्माना जी ने रखी हैं कि किसान यदि आप आय बढ़ा रहे हो तो आत्महत्या क्यों कर रहा है, आपने समर्थन मूल्य क्यों नहीं बढ़ाया है, आपने कई सारी बातें जो सूर्यकांत धस्माना ने कही है, आप उनका जवाब दीजिए। देखिए विवेक जी, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जो 2-3 प्रकरण किसानों के आत्महत्या के आए थे वो निश्चित तौर पर बैंक से रिलेटेड थे। और मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि भाई आप ये बताइए कि 2017 तक आप सरकार चला रहे थे, 2016 तक, 17 में हमारी सरकार आई। सरकार आने के 5 महीने 6 महीने के अंदर जो आपने उनको गलत तरीके से, आपके लोगों ने, आपने और आपकी पार्टी के गलत कायदे कानून से उनको लोन दिया गया था और उस लोन की वो भरपाई नहीं कर पाए और उनके ऊपर जो प्रेशर था, उस प्रेशर के कारण वो 2-4 ऐसी घटनाएं हुई, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थी। और उसको जो है कि संज्ञान में लेकर के तुरंत सरकार ने कार्रवाई की। उसके बाद एक दिन आपके चैनल ने कभी ये बात देखी होगी, नहीं प्रदेश के लोगों ने ये बात देखी होगी, क्योंकि किया किसी का था, भरा किसी को पड़ा। ये स्थिति जो है कि इन लोगों ने उस समय पैदा की थी। अब आज ये कह रहे हैं कि भाई 5 साल का हमने समर्थन मूल्य बढ़ाया, हमने ये किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि गन्ने का भुगतान कितना बकाया छोड़ के हरीश रावत जी गए थे, वो गन्ने का भुगतान आखिर किसने किया? भाई आप रिकॉर्ड उठा लीजिए ना पुराना, तो 2016 में आपकी सरकार की, आप 2016 का अपना रिकॉर्ड उठा लीजिए मान्यवर, आपको दिख जाएगा कि तराई के गन्ना किसानों का कितना बकाया था। और उस बकाये को जो है कि भारत सरकार ने, मोदी जी ने अगर कहा था कि डबल इंजन की सरकार आएगी, हम किसानों की भलाई के लिए, किसानों के हित के लिए काम करेंगे, वो काम किया। हमने पहली बात तो 800 करोड़ का भारत सरकार ने सुरेश जोशी जी, देखिए किसानों की जब बात आती है ना, सुरेश जोशी जी, किया, इसलिए हमने काम किया।
इसलिए ये भी कह सकते हैं कि आपने काम नहीं किया। सुरेश जोशी जी, सुरेश जोशी जी, किसानों को लेकर जिस भी राजनीतिक दल ने इस देश में, इस प्रदेश में सरकार चलाई है, आप पूछ लीजिए, सब लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें कर देंगे। आप भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी करती आई है, लेकिन हकीकत यह है कि किसानों की स्थिति छुपी हुई किसी से नहीं है, ना आपसे छुपी है, ना कांग्रेस से छुपी हुई है। यदि किसानों की स्थिति को आप 2022 में आय दोगुना करने का लक्ष्य बनाते हैं, तो आय क्या है ये भी अभी प्रदेश के किसानों को नहीं पता। आपको पता है क्या सुरेश जी कि आपके प्रदेश का किसान कितना कमाता है साल में या महीने में एक बार? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि किसान जो है हमारे प्रदेश में अलग अलग तरीका का है। किसी की बड़ी जोत है, किसी की छोटी जोत है, कोई फल का काम कर रहा है, कोई सब्जी का काम कर रहा है। औसत तो होगा ना आपके पास? सुनिए विवेक जी, मैं उसी बात पर आपके प्रश्न पर ही मैं उत्तर दे रहा हूँ। इसमें आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि सारे किसान कितना कमाएंगे, लेकिन उसकी न्यूनतम जो कमाई है, जिसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको कह रहे हैं, उसकी न्यूनतम कमाई एक किसान के अगर 25-30 हजार रुपए महीना होनी चाहिए, तो उस 25-30 हजार रुपए का उसका जो लाभांश है, उसका जो लाभ उसको मिलना चाहिए, उसी दिशा में सरकार ने काम किया है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मथुरादत्त जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मथुरादत्त जोशी जी, किसानों को लेकर आज ये चर्चा हो रही है और बीजेपी कह रही है कि हमने 300 रिफॉर्म्स किए हैं, 2022 तक किसान की आय दोगुनी होगी। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में सही दिशा में सरकार कदम उठा रही है, या कोई सजेशन हो तो वो बताइए। देखिए, सरकार ने विगत 3 वर्षों में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिससे हम विश्वास कर लें कि सरकार किसानों की आय को वास्तव में दुगनी करना चाहते हैं। जैसा अभी सुरेश जोशी जी ने कहा, ये विद्वान आदमी है, ये सब जानते हैं, पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ किसान, अगर आप असली किसान की बात करते हैं तो केवल 3 जनपदों में खेती किसानी होती है। पर्वतीय क्षेत्र में बहुत छोटी जोत का किसान है, पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्पादन भी नहीं है, और जो पर्वतीय क्षेत्र का उत्पाद है उसके प्रति सरकार कतई गंभीर नहीं है। सवाल ये है कि हम क्या कृषि नीति 3 जिलों के लिए बनाएंगे? हमने अगर अपनी आर्थिक कृषि नीति बनानी है तो हमने अपने पूरे 13 जिलों को देखते हुए कृषि नीति बनानी पड़ेगी। 13 जिलों के किसानों को देखते हुए कृषि नीति बनानी पड़ेगी। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ 3 जनपदों में सबसे ज्यादा कृषि होती है। और एक बात मैं आपको जो महत्वपूर्ण बात बताऊं कि जो ये किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, सरकार के प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि 2000 में जब राज्य बना था 17 लाख मैट्रिक टन आपके यहाँ उत्पादन होता था फसल का, आपके यहाँ इतना अन्न पैदा होता था। और आज अगर आप उसका आंकड़ा देखते हैं तो 11 लाख मीट्रिक टन में आपका उत्पादन हो रहा, अन्न का उत्पादन हो रहा इस प्रदेश में। तो डे बाय डे आपकी एग्रीकल्चर का जो रकबा है वो सिकुड़ता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, पलायन बढ़ता जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र की तो ये समस्या तो कांग्रेस की सरकार में भी थी ना मथुरा जी, तो आपने क्या कदम उठाए थे? मैं इसको कांग्रेस बीजेपी से नहीं जोड़ रहा हूँ। कांग्रेस ने कभी झूठे वायदे नहीं किए। अगर आप कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के समय में किसान ने आत्महत्या नहीं की, कांग्रेस के समय में व्यापारी ने आत्महत्या नहीं की। कांग्रेस अगर 10 रुपए भी बढ़ाती थी लेकिन एमएसपी का रेट बढ़ाती थी, एमएसपी निर्धारित होता था। क्या आज की सरकार एमएसपी के अंदर धान खरीद रही है? आप कहीं भी चले जाए तराई के क्षेत्र में, 3 जनपदों में, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के जो धान क्रय केंद्र हैं, वहां पर क्या स्थिति है इसको देख लीजिए आप जाकर। हमारी बात को भी मत मानिए, मैं कोई जिद नहीं करना चाहता हूँ। पर्वतीय क्षेत्र में कृषि नाम की कोई चीज समय कम है मेरे पास। सुरेश जी, जवाब चाहूंगा मैं आपसे बहुत कम शब्दों में। यदि एमएसपी पर आप किसानों की फसल नहीं खरीद पा रहे हैं, जो कि मथुरादत्त जोशी जी कह रहे हैं, तो ये मामला गंभीर है और ऐसे तो आप आय दोगुनी कभी नहीं कर पाएंगे। देखिए विवेक जी, मैं बहुत संक्षिप्त में जवाब दूं। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि 275 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हमने धान के एमएसपी मूल्य में बढ़ोतरी की थी, जिसकी आज खरीद हो रही है। हमने 250 रुपए में गेहूं की बढ़ोतरी की थी, जिसकी आज खरीद हो रही है। क्योंकि आप संक्षिप्त कह रहे हैं, इसी तरह से जौ है, बाजरा है, मटर है, जो भी अपने वो है सबकी फसलों को जो है कि हमने समर्थन मूल्य बढ़ाया था और उससे ही आज खरीद हो रही है। जहां तक देखो खेती सिकुड़ने का बात है, निश्चित तौर पर जो है
जो हमारा कारपेट एरिया खेती का था, जिसमें खेती होती थी, तो उसमें निश्चित तौर से उत्तराखंड बनने के बाद कहीं इंडस्ट्री बढ़ रही है, कहीं आपके जो है कि व्यापारिक। ठीक है सर, खेती को आप अगर सिकुड़ने को अगर अच्छा मान रहे हैं तो एक अलग मसला है, लेकिन कम से कम उनकी आय को तो फैलाइए, आय को आपको दोगुनी करनी है, ये लक्ष्य है। समय समाप्त हो गया। सुरेश जोशी जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मथुराधर जोशी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो 2022 अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले 2022 में सरकार भी चुनाव में जानी है, यानी कि चुनाव होने हैं उत्तराखंड में और किसानों की आय भी दोगुनी करनी है। अब देखना यही होगा कि पहले क्या होता है, सरकार चुनाव में जाती है या फिर किसान की आय दोगुनी होती है।